नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग। जी हाँ साथियों, कोहलबर्ग का संपूर्ण निचोड़ जानेंगे, आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सटीक उत्तर आप लोग देख सकें और साथ ही साथ इससे संबंधित टॉप प्रश्न की भी बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण पहले बिंदु की बात कर लेते हैं जो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इसके पहले आपको ऑलरेडी जीन पियाजे जी, आपके वाइगोस्की महोदय की बात करेंगे, आपके कोहलबर्ग की बात करेंगे। यहाँ पे लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई है, सारे मनोवैज्ञानिक लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे कोहलबर्ग थ्योरी इन हिंदी बाई जायसवाल सर। ये तो हम पहले ही लाइन में आपको बता चुके हैं कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं कि इन्होंने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी की अगर बात करें, इन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मूल एवं रूपांतर दिया है, वह 1932 में पहले दिया था जीन पियाजे जी ने, लेकिन बाद में हम कोहलबर्ग की बात करेंगे 1958। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है, कभी कभी इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी में लिख लिया जाता है या आपके ऑप्शंस पर आ जाता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो अवस्था सिद्धांत अर्थात स्टेज थ्योरी की बात करेंगे। देखिए, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है या अर्जित किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट कथन भी आते हैं। तो नैतिक जो व्यवहार होता है वह जन्मजात नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नैतिक व्यवहार है जन्मजात है, अर्जित है, जन्मजात अर्जित दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक व्यवहार आपका क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। प्रश्न बनता है, आपके मन में भी आता हो, क्या आप जानते हैं कि कोहलबर्ग की बात करें ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया। इसके बाद 1981, इसके बाद 1984 में संशोधन किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण हैं। उसने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं और इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक जो दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। आइए बात करेंगे इन चरणों की, लेकिन इसके पहले ये इम्पोर्टेंट बात है, जीन पियाजे जी की तरह कोहलबर्ग ने पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों या स्टेप्स में होता है। अलग अलग उम्र के बच्चों में इन सवालों के जवाबों का अध्ययन करते हुए कोहलबर्ग ने यह ज्ञात किया कि लोगों की उम्र बढ़ने के कारण नैतिक अर्थ कैसे बदल गया। इस न्यायादर्श से पहले तो 4 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को, बाद में 28 साल तक के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। मतलब नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर को स्पष्ट करना होता है कि बच्चा कब जो है सही और गलत में अंतर स्पष्ट कर पाता है। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कना या मोरल रीजनिंग कहते हैं। और आप सभी को पता होगा, हमारा एक यूट्यूब चैनल है मोरल मोटिवेशन, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको दे दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोरल की बात की गई है। मोरल मतलब क्या होता है, एक नैतिकता की बात करेंगे, ठीक है। तो नैतिक तर्कना अर्थात मोरल रीजनिंग की बात करेंगे। मतलब सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में नैतिक दुविधा कहलाती है या मोरल डायलेमा की बात करेंगे। और बच्चों में नैतिकता 4 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बच्चों में नैतिकता की उम्र जो है या कब से शुरू हो जाती है, तो बच्चों में नैतिकता मतलब गलत और सही करने सोचने की 4 साल की उम्र में, 4 वर्ष के बच्चा में शुरू हो जाती है, जिसका मुख्य आधार क्या होता है, बच्चे में डर, भय, दंड और प्रभाव होता है, ठीक है। और कोहलबर्ग ने पाया कि नैतिक विकास के चरण सार्वभौमिक होते हैं और कोहलबर्ग का विश्वास भी था कि बच्चे नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर करते हैं। मतलब नैतिक विकास बच्चे किस सूत्र के द्वारा करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये भी आपको नोट कर लेना है। जी हाँ, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल्स की बात करेंगे, अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर।
कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन के 3 बुनियादी स्तर बताए हैं। प्रश्न आ सकता है, कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन के कितने बुनियादी स्तर बताए हैं? तो 3 बुनियादी स्तर बताए हैं, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है, जो आपके 6 चरण पर हो जाते हैं। नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 चरणों का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने 2-2 चरणों का उप अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तर बता दिए। आइए इन तीनों स्तर की बात करेंगे। पहले पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशन लेवल की बात करेंगे। परंपरागत या रूढ़गत, जी हाँ, परंपरागत को ही हम रूढ़गत स्तर कहते हैं, अर्थात कन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे। और तीसरा स्तर होता है पश्च परंपरागत, जिसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट, क्या कहते हैं? सभी लोग बताइएगा। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे। तो प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल और आपका पोस्ट कन्वेंशन लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत रूढ़गत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर की बात करेंगे। पहले स्तर की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यानपूर्वक अपने कानों को थोड़ा सा, ठीक है, एक टक लगा लेना है, मतलब कहते हैं ना, एक ही ओर ध्यान देना है, दोनों कानों को। ऐसा नहीं करना कि एक कान से सुना जाए, दूसरे कान से उड़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ उड़ा देंगे तो एग्जाम में भी सारे प्रश्न आपके उड़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तो एग्जाम में आप लोग सटीक उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत स्तर, इसे हम लौकिक स्तर भी कहते हैं, प्री कन्वेंशन लेवल की बात करेंगे। इस लेवल की अगर बात करें, 4 से 10 वर्ष, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है। इस स्तर पर क्या सही और क्या गलत है, इस पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। तो बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव नैतिक या कोहलबर्ग के किस अवस्था पर पड़ता है? तो जो पहली अवस्था है, पूर्व परंपरागत या लौकिक स्तर पर पड़ता है, ये भी नोट कर लेना है। पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण रहता है। जब बालक किसी बाहरी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को भौतिक अथवा अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क जो होती है, शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर कही जाती है। इसे बंटनात्मक यथार्थवाद का स्तर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये शायद आपने नाम ना सुना हो, तो वो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बंटनात्मक यथार्थवाद के नाम से भी इस स्तर को कहा जाता है। और कोहलबर्ग के द्वारा इस अवस्था में 4 से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिया गया है। इस स्तर के अंतर्गत 2 चरण या उपावस्थाएं आती हैं। पहला होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरा होता है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो की बात करेंगे, ठीक है। और हमने बताया आज्ञाकारिता, सजा, अभिविन्यास या आज्ञा एवं दंड की अवस्था ही बताया। इस अवस्था की बात कर लेते हैं। यह नैतिक की पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है, जिसे हमने 2 चरण बताए थे, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले चरण में क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब एक कंपटीशन, एक लेवल हो गया है, और आप देखते हैं 80% लोग यहाँ पे क्या पासिंग मार्क भी नहीं ला पाते। और रीज़न यही है कि हम लोग क्या है, इन सारे सिद्धांतों को डिटेल से अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। बस ये जान लेते इनका सिद्धांत ये है, कहाँ के निवासी, ये थोड़ा बहुत सन वगैरह पढ़ लिए, बस। जो डिटेल से पढ़ेगा वही यहाँ पे एग्जाम को फतेह करेगा। ये पॉइंट्स को नोट कर लेना है। देखिए, नैतिकता की पूर्व परंपरागत अवस्था का जो पहला चरण होता है, जैसे इस पर क्या होता है, बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। अर्थात बालक द्वारा मान्य व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होती है आपके जीन पियाजे जी के जो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर की। इसमें जो उप अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। और दूसरा आपका उपचरण है, या बात कर सकते हैं व्यक्तिगतता और विनिमय अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो की बात करेंगे। देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है आपका स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था को यांत्रिक या साधन सापेक्षता भी कहते हैं। यह व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साझने पर आधारित होता है, नैतिक चिंतन अवस्था कहलाती है। बालक जो होता है वह आत्म केंद्रिता, अर्थात आप समझ गए होंगे, ईगो सेंट्रिज्म की बात करेंगे। मेरे लिए इसमें क्या है, ये शब्द काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। ऐसा एग्जाम्पल जो है कोहलबर्ग के किस स्तर को और संकेत कर रहा है, तो कोहलबर्ग के
ये पहले स्तर की दूसरे चरण की ओर संकेत कर रहा है। आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता की बात करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लेना है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की, परंपरागत या लौकिक स्तर की बात करेंगे। लौकिक अर्थात नैतिक स्तर की बात करेंगे। ठीक है, 10 से लेके 13 वर्ष तक इसे क्या कहता है, किशोरावस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर पर लोग एक पूर्वाधारित सोच में चीज़ों को देखते हैं, जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माँ या बाप किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होना। इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस स्तर पर नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। वह स्तर है परंपरागत नैतिक स्तर। दूसरा स्तर 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। कोहल वर्ग द्वारा इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्कूल अर्थात 10 से लेकर 13 वर्ष तक उनके बच्चों को लिया गया है, ये नोट कर लेना है। और इस स्तर पर नियमों और सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता होती है। इसे नैतिक यथार्थवाद मोरल रियलिज्म का स्तर भी कहते हैं। इस स्तर को 2 उपावस्थाओं या चरणों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपका प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ अप्रिसिएशंस की बात करेंगे। दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे चरण की ओर चलते हैं। अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ अफेक्शन की बात करेंगे। इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे, युवा माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए जो नैतिक व्यवहार मानदंड होते हैं उनको अपनाते हैं, जो उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का लड़की की ओर बनाते हैं, अर्थात गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ये किसका एग्जाम्पल है? द्वितीय अवस्था के जो आपने पढ़ा होगा। दूसरा स्तर, पहला होता है अधिकार संरक्षण विमुक्ता और दूसरा होता है अच्छा लड़का या लड़की। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इस चरण की बात करेंगे। अगला चरण है सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, जिसकी हम बात ही कर चुके हैं। ये कोहल वर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस अवस्था के नैतिक व अनैतिक का असर समाज पर होने लगता है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित रहता है। तो ये पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। सामाजिक आदेश जो होता है, कानून, न्याय और कर्तव्य, ठीक है, इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अनुबंधन अवमुक्ता, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप बात करेंगे तीसरा जो आपका चरण आता है, जिसके उपचरण है। ठीक है, चरणों की अगर बात करें आपके 6 चरण हैं, लेकिन 3 स्तर हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पश्च परंपरागत, इसे हम उत्तर नैतिक स्तर की बात करेंगे। पोस्ट कन्वेंशन लेवल की बात करेंगे। 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ये स्तर होता है। इसे युवा प्रौढ़ा या यंग एडल्टहुड के रूप में भी जाना जाता है। इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल स्तर भी कहते हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों के इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजते जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ अर्थात पर्सनल बेनिफिट वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। मतलब व्यक्तिगत लाभ आए तो आपको किस स्टेज पर जाना है? उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर की बात करेंगे। इस स्तर में क्या होता है साथियों? नैतिक पर आंतरिक नियंत्रण रहता है। यह स्तर सहयोगात्मक नैतिकता अर्थात मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को लिया जाता है और कोहल वर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में बांटा है और ये 2 उप अवस्थाओं की बात करेंगे। इसके बाद जो है इसके इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है कोहल वर्ग के वो करेंगे। पहला यहाँ पे आपका आता है सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरा होता है विवेक सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। ये आपकी 2 अवस्थाएं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, और इनके 2 चरण हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना या तोड़ना है। ये प्रश्न आ सकता है कि व्यक्ति किस स्तर पर जो है समाज के साथ समझौता बनाए रखना या तोड़ना है। उदाहरण है
तो आपके सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता की बात करेंगे। कोहल वर्ग के जो तीसरा स्तर है नैतिक उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत स्तर या जो पांचवा चरण है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और आपका जो छठवां चरण है सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था, जिसे हाँ विवेक की अवस्था किसे जाना जाता है या किस स्तर की अवस्था कहलाती है, किस स्तर का यह चरण कहलाता है, तो यह आत्म अंगीकृत या उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर की बात करेंगे। ये दोस्तों विवेक स्तर के साथ साथ यह सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। यह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति का होता है अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार हुआ पाया जाता है। तो ये थे आपके कोहल वर्ग के प्रमुख आपके 3 स्तरों के साथ साथ 6 चरणों को डिटेल के साथ हमने बात किया। आई होप आप लोगों ने समझा। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ कोहल वर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन हिंदी बाय जायसवाल सर, टॉप क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में यह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क या बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित करते हैं। किस स्तर की बात करेंगे हम? पूर्व परंपरागत स्तर की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद साथियों दूसरा प्रश्न है लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर जो है नैतिकता अनुपस्थित को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर पहला, चौथा, स्तर पहला, स्तर दूसरा या स्तर तीसरा? साथियों हमने आपको डिटेल के साथ इसीलिए बताया था लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में ऐसा स्तर जो नैतिकता अनुपस्थित को सही अर्थ में सूचित करता है वह आपका स्तर पहले ही की बात करेंगे, ठीक है, पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर है कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। यह हम ऑप्शन नंबर दा की बात करेंगे कि उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्व और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में जो माना जा सकता है वह हमारा है फोर्थ ऑप्शन। जी हाँ, कोहल वर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। फोर्थ ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, आपका जो फीडबैक है, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका एक एक कमेंट का फीडबैक का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, फोर्थ प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय जो है किस स्तर पर होता है? उत्तर परंपरागत स्तर की बात करेंगे, परंपरागत स्तर की बात करेंगे, पूर्व नैतिक स्तर की या पूर्व परंपरागत स्तर की बात करेंगे, विशिष्ट अनुक्रिया स्तर की बात करेंगे। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? यह होता है परंपरागत स्तर। हमने आपको बताया था अधिकार संरक्षण अभिमुखता ये शब्द आया है, अच्छा लड़का है लड़की, ये इसीलिए आपको बताया था, ठीक है। तो परंपरागत स्तर, क्योंकि जब भी अभिमुखता शब्द आएगा तो आपको याद किया जाएगा परंपरागत नैतिक स्तर के द्वितीय स्तर के कोहल वर्ग की बात करेंगे। और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे और जान लेते हैं आप लोगों का फीडबैक क्या है। तो कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख क्या होता है? वह होता है लौकिक नैतिकता की बात करेंगे। अच्छा लड़का लड़की, लौकिक अर्थात परंपरागत नैतिक स्तर की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। कोहल वर्ग जो है इसमें विश्वास रखता है। तो कोहल वर्ग किसमें विश्वास रखता है कि एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नत पर आश्रित होती है। संयोगी क्रम में नैतिक फैसले के स्तरों को खोल देना या अंतिम स्तर के नैतिक फैसलों की पहुंच सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है या पर्यावरणीय निवेश पर नैतिक फैसला आश्रित नहीं होता है। देखिए कोहल वर्ग जिस पर विश्वास करते हैं कि एक स्तर के नैतिक फैसले को दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नत पर आश्रित होती है, कोहल वर्ग इस पर विश्वास करते हैं, वह है आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही कर लेना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? कोहल वर्ग ने, जीन पियाजे जी ने,
आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग परिचित होंगे। देखिए, बच्चों में नैतिक विकास के अगर अध्ययन का जिक्र होगा तो कोहलबर्ग और पियाजे इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, अर्थात आ बाबा दोनों हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाते हैं संज्ञानात्मक पर, शारीरिक पर, नैतिक पर या गामक पर किए जाते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का अगर जिक्र होता है, इनके विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जो जाने जाते हैं वह आपका नैतिक। जी हाँ, कोहलबर्ग का संबंध नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार से आपके वाटसन महोदय जी का व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए, सबकी आलोचनाएं भी होती हैं, और ये चार में से जो प्रमुख आपकी आलोचना है वह आपको कमेंट करके बताना है। तो कोहलबर्ग की जो आलोचना है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। कोहलबर्ग ने क्या किया है, जो महिलाएं और पुरुषों की नैतिक तार्किकता है उनमें सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, इसकी आलोचना करेंगे, थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो आलोचना है ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो बहुत ही अच्छा है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय अर्थात प्राइमरी लेवल के विद्यालयों की बात करेंगे, प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करेंगे। तो किन चरणों जो है यह अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन व दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय की बात करेंगे, अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध की बात करेंगे, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार की बात करेंगे, और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। देखिए, अगर चरणों की बात करें, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को अगर बच्चों की बात करें तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण की बात करेंगे, और अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंधों की बात करेंगे। कागा अर्थात यहाँ पे जो बाप सन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप समझ गए होंगे। आइए 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता की बात करेंगे, नैतिक तर्कना की बात करेंगे, नैतिक यथार्थवाद की बात करेंगे, नैतिक दुविधा की बात करेंगे। तो साथियों, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसी को ही नैतिक तर्कना कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश की बात करेंगे। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण होता है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम की बात करेंगे, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि समान प्रतिमान है, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। तो ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बताया था ये तो आपका एक कह सकते हैं आलोचना भी है कि संस्कृतियों को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी नोट कर लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, संबंधित है आपका। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाए। अगला, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ की ओर प्रवृत्त होता है? तो कोई भी जब भी नैतिक निर्णय लेता है, नैतिक तर्कना की बात करते हैं, तो किस ओर प्रवृत्ति या किस तरफ प्रवृत्त होता है? वह अंतर्निहित संभावित दंड की बात करेंगे। पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण? ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से कोहलबर्ग के सिद्धांत को पूरा निचोड़ आसान भाषा में समझ लिया। यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग सटीक पहले उत्तर कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा उत्तर कर पाएंगे, और एग्ज़ाम के लिए जो समय बचेगा वो अन्य प्रश्नों पर आप लोग उस समय को
खर्च कर पाएंगे और बेहतर स्कोर पर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम।